हेलो बच्चों। तो आज हमारा डे है फ्रिक्शन का। सो टुडे इज फ्रिक्शन डे। बहुत अच्छा टॉपिक है। छोटे छोटे कुछ कंफ्यूजन्स या कह लीजिए मिसकंसेप्शंस आप लोगों के होते हैं जिसके वजह से आप लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। इसको हम लोग एकदम क्रिस्प वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। अभी तक क्या होता था, हमारी जो सरफेसेस होती थी उनको हम स्मूथ बोलते थे, और आप कितना भी फोर्स लगाओ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ, ये जो ब्लॉक होता थे इसमें एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता था, कितना, एफ बाई एम। बट जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप फोर्स लगाएंगे किसी भी एम ब्लॉक पर तो वो मूव कर भी सकता है और वो मूव नहीं भी कर सकता है। तो इसको हम एक नंबर में या एक एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है और हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे मेरे पास कोई टेबल होती है, मैं टेबल पे हल्का सा फोर्स लगाता हूं और देखता हूं टेबल हिलती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक अपोजिट कहीं से फोर्स लगा जो कि कितना रहा होगा, एग्जैक्टली 1 न्यूटन। ठीक है ना, तभी तो नहीं हिल रही है और इसका एक्सेशन क्या हो रहा है, 0। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, अभी भी नहीं हिलती है टेबल। तो इसका मतलब ये जो अपोजिट फोर्स था ये भी बढ़कर कितना हो गया, 2 न्यूटन। और इस तरह से हम क्या करते हैं, मान लीजिए अपना फोर्स बढ़ाते चलते हैं और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक आ गए, 10 न्यूटन तक, और अभी भी ये टेबल मूव नहीं करती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो अपोजिट फोर्स था ये भी बढ़कर कितना हो गया, 10 न्यूटन। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये जो अपोजिट वाला फोर्स है, ये जो अपोज कर रहा है, सबसे पहले इसकी चीज समझ में ये आ रही है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज कर ले रहा है, कभी 1 कभी 2। अगर हम वापस अपना फोर्स 10 से 2 कर दें अचानक से, तो ये भी अपनी वैल्यू तुरंत 10 से 2 कर ले रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दिस फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है ना। अब दूसरी चीज हमको क्या समझ में आ रही है कि ये जो फोर्स है ये फिलहाल किसको अपोज करता दिख रहा है, अप्लाइड फोर्स को। अभी तो यही लग रहा है, ठीक है ना, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा लिया कि फिलहाल ऐसा लग रहा है, बट ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये तो एकदम क्लियर है। क्योंकि अब हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये हमेशा अप्लाइड फोर्स को ही अपोज कर रहा है या कैसे है, इस पर हमको अभी चेक करना है। ठीक है ना, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया। अब हम क्या देखते हैं कि अगर सपोज करिए मैं इस ब्लॉक पर फोर्स बढ़ाकर कर देता हूं सपोज 11 न्यूटन, और मैं देखता हूं इस बार ये ब्लॉक मूव कर जाता है, यानी कि 11 न्यूटन, या इवन अगर मैं 10.1 न्यूटन भी कर देता हूं, मतलब मेरा अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन को क्रॉस कर जाता है तो ये ब्लॉक मूव कर जाता है। ठीक है ना, दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू विच this force, this opposing force will not let this block move। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से 10.1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, तो सपोज मैंने पाया कि मेरे फोर्स को एक्सीड करते ही, यानी कि अगर मेरा F जो है वो ग्रेटर देन 10 न्यूटन है, तो मैं देखता हूं मेरा जो एक्सप्रेशन आता है वो हो जाता है F माइनस समथिंग। ठीक है ना, एक फिक्स नंबर, जैसे यहाँ पे 10 तक अपोज कर रहा था, सपोज मेरा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है इतना, ये। ठीक है ना, यानी कि अब मैं F के बाद इफ F अप्लाइड इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, उस केस में F अपोजिंग अपनी वैल्यू को फिक्स कर ले रहा है। ठीक है ना, और वो F के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी 2 तरह के अपोजिंग फोर्स लग रहे हैं। एक F अपोजिंग लग रहा है तब तक जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, या ब्लॉक का रिलेटिव मोशन
नहीं स्टार्ट हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। और एक एफ अपोजिंग वो लग रहा है जो कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने के बाद कर रहा है, होने के बाद लग रहा है, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये वाला सेल्फ एडजस्टेबल है, ये वाला सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और यहां पे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम डीप में नहीं गए कि स्टैटिक क्या है काइनेटिक क्या है, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं और उनसे अपना आइडिया लेते जा रहे हैं कि हाँ अपोजिंग फोर्स दो तरह से काम कर रहा है। अप टू अ सर्टेन लिमिट ये सेल्फ एडजस्टिंग है, और अगर आपका एफ अप्लाइड उसको पार कर जा रहा है तो फिर ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं रह जा रहा है, तब इसकी वैल्यू फिक्स हो जा रही है, ठीक है ना। इतना नोट कर लेंगे पहले। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हमने देखा कि यहां पर जब आपने फोर्स लगाया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे लगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टैटिक फोर्स क्या चाहता है कि एक तो स्टैटिक फोर्स अपोज कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि जो स्टैटिक फोर्स है वो अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द ब्लॉक को। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट अब चेंज करते हैं और इस बार एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के अब इसको पुल करते हैं। तो ऐसा हमने कई बार किया है, जैसे एक सब्जी बेचने वाला ठेले वाला ठेले को खींचता है, उसके ऊपर सब्जी रहती है, तो आपने देखा ठेले के साथ साथ सब्जी भी आती है ना। तो अब हमको समझ में आता है कि चलिए नीचे वाला ब्लॉक तो मूव करना चाहिए, क्योंकि भाई इस पे तो है फोर्स लग रहा है और नीचे स्मूथ भी है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। सवाल यह है इसके साथ साथ ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये भी तो इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है भाई, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब कोई तो है जो इसे पुल कर रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि सिर्फ इनके बीच का कांटेक्ट है, तो हमने कहा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो हम कहेंगे कि भाई सिर्फ कांटेक्ट है तो इसके बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, तो ये वही वाला फोर्स हो सकता है जो कि वहां सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच में लग रहा था। तो इस बार हमने देखा कि इस बार फिर से एक फोर्स लगा, लेकिन इस बार जो ये फोर्स है नो डाउट ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इस बार ये फोर्स एक तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा इस बार ये एम मास के मोशन को फेवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ये नीचे वाले एम मास पे आप अकेला एफ लगाते तो इसका एक्सपेक्टेड एक्सलेरेशन होता एफ बाई एम, ठीक है। और इस वक्त जो एक्सलेरेशन आ रहा है वो एफ बाई एम से कम आ रहा है। इसका मतलब जब हम ऊपर वाले ब्लॉक को लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पर कोई अपोजिंग फोर्स आ रहा है। अब क्योंकि अभी हम लोग अगर 11th क्लास के हिसाब से चलें तो नो डाउट डिटेल में हम और समझते हैं। तो अभी हम ये समझेंगे कि ये जो आगे लगने वाला फोर्स है और जो पीछे लगने वाला फोर्स है, भाई ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है तो इनको तो इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन वाला, ये एम मास के ऊपर वाले मास के ब्लॉक को फेवर कर रहा है और नीचे वाले मास के मोशन को अपोज कर रहा है। समझ गए। तो अब कुछ सीन क्लियर हुआ कि देखो ये इसको कोई लेना देना नहीं है, ये इसको फेवर भी कर सकता है अपोज भी कर सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिविजुअल ब्लॉक के मोशन को फेवर भी कर सकता है अपोज भी कर सकता है। अब हमारे समझ में आया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है, इट इज अपोजिंग द relative motion between two blocks. It is opposing the relative motion between
2 ब्लॉक्स, ठीक है ना। यानी कि यहां पे भी इसने 2 ब्लॉक्स कह लीजिए, या ब्लॉक से अच्छा वर्ड होगा 2 सरफेसेस। अब यहां पर भी देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ने क्या किया कि दोनों सरफेस को रिलेटिवली ग्लाइड नहीं करने दिया, सरकने नहीं दिया एक दूसरे पर, ठीक है ना। और यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन चाह रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ रहें। तो अब देखो दो चीजें रगड़ ना खाएं, इसके 2 तरीके हैं, या तो चले ही ना, या चले तो दोनों साथ साथ। दिक्कत कब होगी, एक सरफेस रुक जाए, ऊपर वाली सरफेस चले, या एक सरफेस फास्ट और स्लो हो जाए, तब वो रगड़ खा जाएंगी। लेकिन 2 सरफेस ग्लाइड ना करें, इसका तरीका ये है कि अगर ये एकदम 100% कंफर्म है कि नीचे वाली सरफेस हिल ही नहीं सकती, तो रिलेटिव मोशन रोकने का एक ही तरीका है कि ऊपर वाली सरफेस को भी रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे वाली सरफेस चल सकती है तो 2 तरीके हैं, या तो दोनों को रोक दो या दोनों को साथ साथ चला दो। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, दोनों को साथ साथ चला रहा है। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आई कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाह रहा है, ठीक है ना। कुछ क्लियर हुआ मामला कि हाँ भैया मोशन से लेना देना नहीं, एफ ऑफ राइट से लेना देना नहीं, कहीं ना कहीं पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अवॉइड कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इतना नोट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें एक पॉइंट अभी हमको और ऐड करना है। तो अब एक चीज को समझेंगे, देखिए एक ब्लॉक चुपचाप पड़ा है और आप उस पर फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, या अगर लगा भी रहे हैं तो दोनों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं और इस पर नेट फोर्स कितना बना हुआ है, 0। और ये ब्लॉक अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। हम देखेंगे किसी तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन काम करेगा लेफ्ट राइट कहीं पर भी तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, नेट फोर्स 1 न्यूटन का लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का लग गया। तो अब फिर से ब्लॉक रुका हुआ है, इस बार भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो आपने देखा यहां भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यहां भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बट यहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा और यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। एक्चुअली यहां पर इट इज ओनली ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन कि रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है, समझ गए। यानी कि अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां आप चाहे फ्रिक्शन हटा भी दीजिए, आप इसको स्मूथ कर दीजिए, यहां पे अगर आप फ्रिक्शन को रिमूव भी कर देंगे तो भी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे इस केस में देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। एंड फ्रिक्शन को समझना है तो आपको इस टेंडेंसी वर्ड को समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये टेंडेंसी वर्ड क्या बताता है, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब समझिए कि एक होता है कि कोई चीज, जैसे आप मूवी नहीं देख रहे हैं, आप मूवी नहीं देख रहे हैं, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आप देखना ही नहीं चाहते हैं, एक है कि आप देखना चाहते हैं लेकिन पापा ने मना कर रखा है। तो आपकी देखने की टेंडेंसी है, बट क्योंकि पापा आपके बगल में बैठे हैं आप मूवी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये टेंडेंसी कैसे पता चलेगी, टेंडेंसी पता चलेगी जब पापा हट जाएंगे, तब पता चलेगा कि आपकी टेंडेंसी थी कि नहीं थी, ठीक है ना। जैसे एक क्लास में सब कुछ नॉर्मल क्लास चल रही है, 20-50 बच्चों की क्लास है, 25 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। तो 2 बच्चे नहीं झगड़ा कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है किन्हीं भी 2 बच्चों के बीच में। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 2 बच्चों के बीच में झगड़ा करने की टेंडेंसी है कि नहीं, तो इसके लिए टीचर पहले क्लास से बाहर जाए, तब पता चलेगा कि 2 बच्चों में, जैसे अभी मान लीजिए बच्चे झगड़ रहे थे, एकदम से टीचर की एंट्री हुई, सब नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। सब बच्चे अपना बैठ गए, घूसा घूसा चल रहा था, एकदम बाल वाल खींचे जा रहे थे, टीचर की एंट्री, ठीक है। सपोज यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, अब ये टीचर आ गया क्लास में, सब अपना अपना बैठ गए। झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, टीचर के इन्फ्लुएंस में। तो झगड़े की टेंडेंसी है, लेकिन वो झगड़े की टेंडेंसी बाहर कब निकलेगी, जब आप टीचर को बाहर करेंगे। अब टीचर क्लास से बाहर गया और अब अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखें तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा झगड़ा स्टार्ट कर दी, तो देयर वाज टेंडेंसी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट अपोजेस नॉट द रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, या इट tries to oppose the tendency of relative motion। अब क्या होगा, जब भी मैं आ गया
तो क्या था कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे, टीचर आ गया, ठीक है ना। तो अब दोनों की टेंडेंसी थी झगड़ा करने की। मेरे आने पे क्या होगा, आप कहेंगे झगड़ा रुक जाएगा, गारंटी थोड़े ना बेटा। कभी कभी मान लो यार कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप का झगड़ा हो गया, नहीं दोनों मानने को, भाई मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा झगड़ा रोक दो, नहीं तो, क्योंकि उनको डर है कि रेस्टिगेट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा भैया आप तो रेस्टिगेट गए भाड़ में, हम तो बस मारपीट करेंगे, इसके तो दांत मुझे तोड़ने ही है। तो क्या हुआ, मेरे आने के बाद हो सकता है झगड़ा खत्म हो जाए, हो सकता है झगड़ा खत्म न भी हो। तो उसी तरीके से इसका आउटकम क्या निकलेगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट अ मिनट। सो अभी क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ट्राई करेगा इस टेंडेंसी को रोकने का, बट आउटकम क्या है, आउटकम सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सक्सेसफुल है दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन रोक ले गया और आपका रिलेटिव मोशन रुक जाएगा। बट अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रोक पाता है तो उस केस में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और तब सीन में कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसको अब हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लेट मी रब द बोर्ड। तो देखिए, अब एक आदमी सीधा सीधा खड़ा है, ठीक है ना, जैसे मैं हूं, मैं सीधा सीधा इस तरह से खड़ा हूं, क्योंकि आप मेरे पैर तो देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक आदमी, समझिए पैर है, ये आदमी सीधा सीधा खड़ा है। अब चाहे ये रफ सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस हो, आप इसके नीचे तेल भी डाल देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूं, चाहे बर्फ की सिल्ली पे भी खड़ा हूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन आपने देखा है, जैसे ही बर्फ यहाँ पे अगर हम तेल डाल देंगे और जब आदमी चलता है तो सबसे पहले मैं आगे को झुकूंगा, तो ये आदमी इस तरह से एक पैर को पीछे को करेगा, है ना। आप फील कर सकते हैं, खड़े होके चलने के लिए आप क्या करते हैं, एक पैर को पीछे को पुश करते हैं ऐसे। तो जब ये आदमी पीछे को अपने पैर को पुश करेगा तो इसने जो भी जूता पहना होगा या नंगे पैर होगा, तो इसका जो बेस ऑफ द शू है उसकी टेंडेंसी कहां सरकने की होगी, पीछे को। अब होता क्या है, अगर आप सड़क पे चलेंगे तो आप कहेंगे सर मेरा पैर तो पीछे नहीं जा रहा है, वो तो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो टेंडेंसी कैसे पता चलेगी, आप ये सोचिए कि सड़क पे अगर हम तेल डाल दें या ग्रीस डाल दें तब क्या होगा। तो सरफेस से आप इमेजिन करिए फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि दो बच्चों के बीच में झगड़ने की टेंडेंसी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब टीचर बाहर जाएगा। तो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप फ्रिक्शन को वहां से हटाएंगे। तो जब मैंने फ्रिक्शन को हटा दिया तो पता चला कि ये पीछे को जाने की टेंडेंसी रखता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब दो चीजें होंगी, अगर ये फ्रिक्शन रोक ले जाता है रिलेटिव मोशन को, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं रोक पाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो कुल मिला के समरी ये बनी, इफ टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट they may not have a tendency of relative motion। तो उनके बीच में टेंडेंसी ही नहीं है, टेंडेंसी नहीं होगी तो फ्रिक्शन, और ये कैसे कंफर्म होगा कि टेंडेंसी है कि नहीं, आप फ्रिक्शन को हटा दीजिए। बिना फ्रिक्शन के अगर दोनों बॉडी साथ साथ हैं, चाहे साथ साथ रुकी हैं चाहे साथ साथ चल रही हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और अगर वो रिलेटिव मोशन को रोक ले जाता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो रिलेटिव मोशन को नहीं रोक पाता है तो दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। दिस इज द होल स्टोरी, ठीक है, प्लीज नोट इट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ लिमिटिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी हमेशा एक रेंज, कहां से कहां, 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आएगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ लिमिटिंग विल बी म्यू एस टाइम्स एन, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी भी ये मत लिखिएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, फ्रिक्शन पैरेलल होगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो कभी भी इस तरह से मत लिखिएगा, हमेशा लिखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में, ये कभी भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है वेक्टर लगा के, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू जिसका मेजरमेंट आएगा म्यू के टाइम्स एन, म्यू के इज हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से बड़ा नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इक्वल टू, ठीक है ना, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट कैन बी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एफ स्टैटिक, बिकॉज एफ स्टैटिक डज नॉट हैज अ सिंगल वैल्यू, एफ स्टैटिक हैज अ रेंज। एक प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस तरह से हमारा एक सिस्टम है, नीचे फ्रिक्शन लेस है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है नहीं है, हमको नहीं पता। अब आप समझिए, चलिए मान लीजिए फ्रिक्शन होता भी तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वी विल इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो बिना फ्रिक्शन के ए का एक्सप्रेशन आता है 16/4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
बी का एक्सप्रेशन आता है 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बिना फ्रिक्शन के ही दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं एकदम, जैसे कि ये चीज हो गई कि ये दो ब्लॉक्स हैं और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इनके आगे पीछे जाने की टेंडेंसी ही नहीं है। तो जब टेंडेंसी है ही नहीं तो फ्रिक्शन कभी लगेगा ही नहीं। जैसे दो लोग जब झगड़ा कर ही नहीं रहे हैं तो कोई उनको क्यों समझाएगा कि भैया झगड़ो मत। समझाया उनको जाता है जिनके बीच में झगड़ा करने की टेंडेंसी होती है, उनको बोला जाता है बेटा क्लास में झगड़ेंगे, स्कूल में झगड़ोगे तो क्लास से बाहर निकाल देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अब अगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बेटा, मान लीजिए हम इस वैल्यू में कोई चेंज कर देते हैं, सपोज ऊपर वाले को हम 16 की बजाय 12 कर देते हैं, तब क्या होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले को हमने कर दिया मान लीजिए 12, तो 4 kg, और ये 5 kg वाले पे इतना ही लगे रहने तो 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब A का एक्सप्रेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और B का एक्सप्रेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बिना फ्रिक्शन के इनकी टेंडेंसी है ये साथ जाना ही नहीं चाहते हैं, तो अब क्या होगा, अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है ए ब्लॉक वो तो हो गया है स्लो, तो इसके रिलेशन में जो नीचे वाला ब्लॉक है वो फॉरवर्ड जाना चाहता है। यानी अगर आप ए ब्लॉक पे खड़े होके बी ब्लॉक को देखेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में बी आगे जाना चाहेगा। सिमिलरली आप बी पे खड़े होके ए को देखेंगे तो आप कहेंगे ए कहां को छूट जा रहा है, पीछे को, ठीक है ना। तो ये जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो रही है, ए के रिस्पेक्ट में बी का जो मोशन हो रहा है फॉरवर्ड हो रहा है, तो बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, बी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और ए पे फ्रिक्शन लग जाएगा कहां, आगे, समझ गए। अब सबसे पहले तो हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन, कि अगर इस तरह का केस होता तो ए पे फ्रिक्शन लगता आगे और बी पे फ्रिक्शन लगता पीछे। अब सवाल ये है कि ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। अभी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जब तक हम आपको प्रॉपर डेटा नहीं देंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये डिपेंड करेगा ए बी के मास की वैल्यूज पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है क्या वो उस मोशन को रोक पाती है कि नहीं पाती है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ए पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे होगा और बी पे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे होगा। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अगर एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। बट वो कितना लग रहा है तो आप म्यूएच टाइम्स एन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये हमको क्वेश्चन को देखकर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं तो क्लियर हो गया कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और उस केस में हम सीधे बता सकते हैं कि हाँ भाई जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू के एन होगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, एडजस्ट करके कि कितने पे आके वो मोशन को रोक सकता है। तो जब तक हम प्रॉब्लम एक दो नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। बट फर्स्ट नोट इट डाउन। अब देखो जैसे पहले केस में, अब पहले केस में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, आपका जो फ्रिक्शन हो आपका फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब यहां पर सारे केसेस में यही वैल्यूज है, ठीक है ना, ऑल द केसेस फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना, मैंने बार बार लिखा नहीं है। तो सेकंड केस में क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो 5 kg वाला जो ब्लॉक है ये कहां निकल जाता, फॉरवर्ड, ठीक है ना। और ये जमीन यानी कि जो ग्राउंड है वो तो वहीं का वहीं रह जाता, ठीक है। तो अब ये आगे जाता तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन कहां लगना है, पीछे, ठीक है। अब कौन सा फ्रिक्शन लगना है कैसे पता चलेगा, देखिए इसका एफबीडी बनाएंगे। जब इसका एफबीडी बनाए तो इस पे एन और mg कितना लगा, 50 न्यूटन। तो n बराबर कितना आ गया, 50। तो आपने निकाल लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस टाइम्स n, यानी कि कितना हो गया, 25 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 25 न्यूटन और आप लगा रहे हैं कितना, 10 न्यूटन। दैट मीन्स मुझे रोकने के लिए सिर्फ 10 न्यूटन चाहिए और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 25। तो अगर मेरे पास 25 रुपए है तो क्या मैं 10 रुपए का पेन नहीं खरीद लूंगा इजीली, बिल्कुल। और मैं दुकान पे जाके कितना दूंगा, जैसे मैंने दुकानदार से पूछा कि हाउ मच दिस कॉस्ट, उसने कहा 10 रुपीज एंड आई हैव गॉट 25 रुपीज। तो ये थोड़ा कि मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ भैया मेरे नहीं मेरे पास तो 25 रुपए पकड़ा, यू टेक ऑल माई 25 रुपीज, ऐसे नहीं होगा। What I will do, I will pay him only 10 रुपीज। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 न्यूटन है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन तक संभाल लेगा मामला। और अभी तो सिर्फ कितना चाहिए, 10 न्यूटन।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, यहां से 10 न्यूटन आएगा, यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा कितना 10 न्यूटन, और इस तरह से हमारा मोशन, रिलेटिव मोशन को रोक लिया जाएगा। बट यहाँ पे रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी थी, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक लिया। यहाँ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी थी ही नहीं, रिलेटिव मोशन हुआ भी नहीं। यहाँ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी थी, रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने नहीं होने दिया। अब यहाँ समझ जाइए, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 25, यहाँ कितना चाहिए 20। तो सिर्फ क्या फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू बढ़ा के कितनी कर लेगा, वो अपनी वैल्यू बढ़ा के 20 कर लेगा। आपने 25 कर लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा के कितने कर लेगा 25। लेकिन अब यहाँ पर आके आपको अब एक अलार्म बज चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे आके मामला बराबरी का हो गया है। अब किसी ने आके यहाँ से अगर एक हल्की सी फूंक भी मार दी, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अब आपने 30 न्यूटन लगा दिया, तो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो सिर्फ 25 थी, यानी कि अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होकर रहेगा। और वंस रिलेटिव मोशन गेट्स स्टार्टेड, कौन सा फ्रिक्शन ऑपरेट करेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपरेट करेगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 50, यानी कि 20 न्यूटन। और अब आप लगा रहे होंगे यहां से 30 न्यूटन, और यहां से लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 20 न्यूटन, और ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 30 माइनस 20 अपॉन 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू टाइम्स एन नहीं निकालना होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हर बार देख देख के निकालना पड़ेगा कि कितने पर रिलेटिव मोशन को स्टॉप किया जा सकता है। अगर वो रिक्वायर्ड फोर्स, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना 10 न्यूटन, that required force has to be applied by static friction. अगर static friction is above that required force, then no problem, static friction will manage to stop this relative motion. But यहाँ पे required force to stop the relative motion कितना हो गया था 30 न्यूटन। Now the things are not in the hand of static friction, तो relative motion start हो जाएगा, और जैसे ही relative motion start हो जाएगा, सीन में कौन आ जाएगा kinetic friction, जिसकी वैल्यू limiting friction से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना, तो आई होप एक बेसिक पार्ट ये फ्रिक्शन का सबसे पहले क्लियर हुआ होगा। हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, आखिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे काम करना चाहता है। बाकी और चीजें क्लियर होंगी जब हम कुछ और इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच लगाएंगे, तो और हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से फ्रिक्शन को डील करना है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कुछ और केसेस के साथ कि फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा।